हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम जो कवर करने वाले हैं वो क्लास 11 का जो चैप्टर 2 चल रहा है अकाउंटिंग टर्म्स, उसका लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। मतलब लास्ट अकाउंटिंग टर्म्स जो टोटल 10 अकाउंटिंग टर्म्स रह गए उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपने जो प्रीवियस टोटल 25 अकाउंटिंग टर्म्स नहीं देखे तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो आइए समझते हैं आज के टॉपिक को। तो जो टॉपिक मैंने लिया है, जो आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, वो 26 टॉपिक नंबर है आपका। और टॉपिक का नाम है आपका बिल्स रिसीवेबल, राइट। जो टॉपिक का नाम है वो है आपका बिल्स रिसीवेबल। अब बात पहले करते हैं डेफिनेशन। जो डेफिनेशन क्या लिखनी है हम लोगों को, क्या डेफिनेशन है वो समझ लेते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द सेलर, सेलर को हम लोग ड्रॉअर भी बोलते हैं, ऑन द बायर, बायर को हम ड्रॉई बोलते हैं, इन विच द सेलर डायरेक्ट द बायर टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट एट स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। कहना मतलब ये होता है कि बिल रिसीवेबल या बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें वो तब हम क्रिएट करते हैं जब आप कोई भी सामान सेल करते हैं, ठीक है। और सेल करते हैं आप क्रेडिट पे, मतलब क्रेडिट पे आपने सेल कर दिया और आपने ये कहा कि इसकी जो पेमेंट है वो पेमेंट हम कुछ टाइम बाद करेंगे। तो उस बिल पे एक स्पेसिफिक अमाउंट, जितना आपने खरीदा जितने का सामान वो अमाउंट, और जितने टोटल डेट में आप पे करेंगे, 3 महीने बाद पे करेंगे, 4 महीने बाद पे करेंगे, उसका डेट स्पेसिफिक वहां पे मेंशन कर दिया जाएगा। इसे हम लोग बिल रिसीवेबल कहते हैं, ठीक है। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट 27, बिल्स पेबल। इट रेफर्स टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन हु हैज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बिल्स पेबल वो होगा जैसे कि मान के चलिए आप लोगों ने सामान खरीदा है उधार में, ठीक है, तो आपने बिल को एक्सेप्ट किया है, तो आप हुए बिल रिसीवेबल, मैं हुआ बिल, आप हुए सॉरी बिल्स पेबल, मैं हुआ बिल रिसीवेबल, ठीक है। कि जब कोई सामान अगर मैं उधार खरीदूं तो मैं बिल्स पेबल कहीं ना कहीं क्रिएट होगा कि मुझे इतने टाइम बाद जो बिल की पेमेंट है वो पे करनी है, उसे हम लोग बिल्स पेबल बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 28। और ये जो अकाउंट यहाँ पर पॉइंट बता रहा हूँ, इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स, जो भी पॉइंट समझ रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स, बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि पूरे अकाउंट्स में आपका इसका काम आने वाला है। तो आइए समझते हैं पॉइंट क्या है 28, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। आपको पता है कि अकाउंट्स में सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो डेबिट और क्रेडिट पे ही सब कुछ होता है। तो क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, कैसे अकाउंट मेंटेन करने हैं, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं। अंडर द डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम, अब आप अभी आपको यहाँ पे हो सकता है कि डबल एंट्री सिस्टम के बारे में नहीं पता हो, बट डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग के बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, ठीक है, जिसपे अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, बहुत सारे इसके प्रिंसिपल्स, रूल और रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब यहाँ पे कि डबल का मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, टू साइडेड आप कह सकते हैं। डबल का मतलब टू साइडेड, राइट। अभी आगे देखते हैं क्या है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन एट लीस्ट 2 अकाउंट। वन अकाउंट विल बी रिसीव डेबिट एंट्री एंड अनदर अकाउंट विल रिसीव अ क्रेडिट एंट्री। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस के कोई भी ट्रांजेक्शन में आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें कम से कम 2 अकाउंट्स का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, ठीक है। आइए देखते हैं डेबिट अकाउंट, जो डेबिट नोट करेंगे आप अकाउंट के किस तरफ होगा, और क्रेडिट नोट करेंगे वो अकाउंट के किस तरफ होगा, ठीक है। साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो डेबिट है आपका, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड, एंड क्रेडिट की बात करें द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट साइड, ठीक है। बाकी ये अकाउंट्स के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे फॉर्मेट बताता हूँ आपको। जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो मैं कैश अकाउंट का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। इसका अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेस कम है, ये हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, और ये जर्नल के बाद बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो जर्नल के बाद लेजर बनता है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे जेएफ, फिर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। अब अगर आप बात करें इस अकाउंट के फॉर्मेट को समझते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होती है, ठीक है। तो ये हमने क्या कि डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, आप देख रहे होंगे जो मैं इस तरफ खड़ा हूं, ठीक है, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहां पर आपको इंडिकेट करना है ये आपका डेबिट साइड हो गया, और राइट हैंड साइड आपका हो गया ये क्रेडिट साइड। ये कोई भी अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे तो ऑलवेज आपका यही साइड मेंशन होगा, ठीक है। फॉर्मेट हम आगे डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। इस वाले कॉलम में हम लोग डेट लिखते हैं, इसमें आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे, इसमें जेएफ, इसमें अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। तो आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8,
टोटल जो अकाउंट जो लेजर है उसमें टोटल 8 कॉलम होते हैं। और आई होप आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बारे में क्लियर हो गया। ये साइड कभी भी चेंज नहीं होती है कोई भी अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे। क्लियर पॉइंट। फिर समझते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को। आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर है आपका 29 पॉइंट है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं इससे आसान शब्दों में समझने के लिए कि ऑनर, जो एक बिजनेस का ऑनर होता है उसे हम लोग प्रोप्राइटर कहते हैं। पहले आइए देखते हैं डेफिनेशन, फिर उसका मतलब समझते हैं। प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु मेक्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, मैनेज इट एंड बियर्स ऑल द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि प्रोप्राइटर वह पर्सन होता है जो अपने बिजनेस में, जो पर्सन अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, उस बिजनेस को मैनेज करता है। और आपको पता है कि बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो जो नेक्स्ट लाइन लिखा हमने, एंड बियर ऑल द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। बिजनेस में जो भी रिस्क होता है, ठीक है, रिस्क आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी यहां पर ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश तो ये होती है बिजनेस मेन, आपको पता है कि मेन मोटिव जो मेन होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करने का। इन केस अगर उसमें लॉस भी हो जाता है तो वो लॉस भी कौन उसको बियर करता है? जो इन्वेस्टर होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, जो ऑनर होता है। मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 30, बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स की बात करें कि शायद हो सकता है ये पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे ये वर्ड बैड तो आपने सुना ही होगा, बैड डेब्ट्स आप पहली बार वर्ड सुन रहे होंगे। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है कि सपोज दैट राम ने श्याम को पैसे दिए, राम ने श्याम को पैसे दिए। अब जो भी पैसे राम ने श्याम को दिए हैं, श्याम वो सारा का सारा पैसा जो है राम को वापस नहीं कर पाया, ठीक है, उसने पैसे को रिटर्न ही नहीं दिए, ठीक है। तो जो पैसा राम का, एक तरह से कह सकते जो पैसा राम का जो दिया गया था वो सारे के सारे पैसे डूब गए, वापस नहीं आए, रिसीव नहीं हुए, तो उसे हम लोग सारा जो है उसे बैड डेब्ट्स बोलेंगे, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर राम ने श्याम को 1000 रुपए दिए और उस 1000 में से उस श्याम ने 700 रुपए वापस कर दिए, 300 रुपए रिटर्न नहीं करे, तो यहां पर जो 300 रुपए वो रिटर्न अभी तक, जब तक रिटर्न नहीं होगा तब तक वो आपके लिए बैड डेब्ट्स है। आप ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं और वो पैसा आपको वापस नहीं कर पाता है तो वो सारा का सारा अमाउंट आपका बैड डेब्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। आइए डेफिनेशन समझते हैं। बैड डेब्ट्स इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर। अब यहाँ पे डेटर का मतलब जो पैसा आपको देने वाला था वो डेटर है, ठीक है, और इट इज अ बिजनेस लॉस, और ये आपका बिजनेस लॉस हो गया। ये आप लोग ऑब्वियसली जानते हो कि अगर पैसा रिसीव नहीं हुआ जो पैसे आपने दिए थे तो वो आपका लॉस होगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका 31 इंसॉल्वेंट, ठीक है। हो सकता है ये वर्ड आपने पहले सुना भी हो, बट एग्जैक्ट क्या मतलब है वो आइए समझ लेते हैं। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और इंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे हिज डेप्ट। अब फिर यही बात आ गई डेप्ट की, कि आपने मतलब कोई पर्सन या कोई फर्म या कोई बिजनेस, ठीक है, कोई, रिपीट कर रहा हूं, या कोई पर्सन हो सकता है या पूरा एंटरप्राइज मतलब एक बिजनेस फर्म हो सकता है, ठीक है। वो उन्होंने, चाहे पर्सन ने या बिजनेस फर्म ने किसी से पैसे लिए हैं उधार, अब वो पैसे वापस जो उन्हें करना है वो इस पोजीशन में है ही नहीं, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार है मतलब ये कह सकते हैं आप कि वहां पे एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है और एसेट्स की वैल्यू कम है, सॉरी, एसेट्स की वैल्यू कम है और लायबिलिटीज की वैल्यू ज्यादा है। मतलब इनके पास कर्जा ज्यादा हो गया और इनके पास उस कर्जे को वापस करने के लिए पैसे नहीं है, और ना ये इस पोजीशन में कभी हैं, राइट, ना आज है और ना कल है। तो वो सारा का सारा जो पैसा वो डूब जाएगा, और वो जो बिजनेस होगा, बिजनेस फर्म होगा, और वो जो पर्सन होगा उसको इंसॉल्वेंट बोला जाएगा। क्लियर हो गया। इंसॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं एक तरीके से दिवालिया घोषित करना। क्लियर हो गया पॉइंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। 31 सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, यहां पे हम साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप अभी क्लास 10 से आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, सॉल्वेंट जो आसानी से घुल मिल जाता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, बट यहाँ पे अकाउंटिंग टर्म से सॉल्वेंट का मतलब बिल्कुल ही अलग है। समझ लेते हैं पहले। सॉल्वेंट इज अ पर्सन और इंटरप्राइजेस विच इज इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेप्ट इन फुल। अब बात ये कर रहे हैं डेप्ट्स की और फुल की, ठीक है, कि आप अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने पैसे उधार लिए हैं और वो पैसा आपको रिटर्न कर सकता है और इस फाइनेंशियल कंडीशन में, पोजीशन में है कि वो सारा पैसा आपको वापस कर दे, आज नहीं कल नहीं उसने ऐसा कमिट किया है, वो पैसा आपको वापस कर दे और वापस हो जाएंगे। वो सारा का सारा जो भी पैसे हैं वो आपके एक तरीके से जो डूबे हुए पैसे थे वो पैसे डूबेंगे नहीं, वो वापस आ जाएंगे।
और वो जो पर्सन या बिजनेस होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। क्लियर हो गया पॉइंट? आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। 33 पॉइंट्स है बुक्स वैल्यू। बुक्स वैल्यू का मतलब होता है कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं उसकी जो प्राइस होती है और फिर उसे आप अपने अकाउंट्स में जो बुक्स है उसमें रिकॉर्ड करते हैं, जितना अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं वही बुक्स वैल्यू होती है जितने में आपने परचेज किया होता है। आइए देखने डेफिनेशन। बुक वैल्यू इज द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने अकाउंट में जितने भी अमाउंट रिकॉर्ड किए हैं वही आपकी बुक्स वैल्यू होगी। ठीक है, फिर समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो पॉइंट नंबर है आपका 34 पॉइंट नंबर है इनवॉइस। इनवॉइस का जैसा आप सबको पता होगा कि इनवॉइस का मतलब होता है कि जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं एट द टाइम आपको जो बिल दिया जाता है वो एक आपका इनवॉइस होता है। इसके कई सारे सोर्स और डॉक्यूमेंट होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। कैश मेमो होता है, बिल रिसीप्ट होता है, डेबिट नोट होते हैं, क्रेडिट नोट होते हैं, ठीक है, और पेन स्लिप होता है, चेक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए समझते हैं डेफिनेशन को। Invoice is a business document which is prepared by the seller when the goods are sold on credit। कि जब आप कोई सामान, मतलब जो सेलर जो है जब कोई सामान बेचता है किसी और पर्सन को, अगर वो सामान क्रेडिट पे बेच दिया है तो वो एक बिल बनाएगा और उस बिल में डेट मेंशन करेगा, क्वांटिटी मेंशन करेगा, अमाउंट मेंशन करेगा, और वो जो बिल होगा वो क्रेडिट के लिए ही बनाया जाता है कि आपने सामान उससे उधार में खरीदा है। क्लियर हो गया पॉइंट? आइए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं इस चैप्टर का। 35 पॉइंट एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? एन एंटिटी रेफर्स टू एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज इंगेज्ड इन परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब एंटिटी आप ये कह सकते हैं जो एंटिटी है वो हमारी इकोनॉमिक यूनिट होती है, ठीक है, जो एक इंगेज होता है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करने। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है कि जब कोई भी आप बिजनेस करते हैं उससे आप पैसा अर्न करते हैं, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब कोई एक्टिविटीज करते हैं उससे पैसा अर्न नहीं होता, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे दो कंपनी का नाम लिया है, हीरो इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स। आपको पता है ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में कहीं ना कहीं मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और कहीं ना कहीं हमें जो है इससे पैसा रिसीव होता है जो भी उसमें वर्क कर रहे होते हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर 2 में आपके जो टोटल 35 पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और इन जो भी टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि आपको सारे टॉपिक समझने की जरूरत है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसी चैनल पर बने रहिए। अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और भी आगे के चैप्टर्स की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।